तो बेटा हम लोग कल आए थे, कल पढ़ रहे थे टैक्स, बिल्कुल सर कल टैक्स पढ़ रहे थे। तो अगर आपको याद हो तो टैक्स की क्लास में जब मैं कल आपको पढ़ा रहा था तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाया था कल की क्लास में। एक छोटा सा टॉपिक मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था, स्मॉल एलएलपी का। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था, स्मॉल एलएलपी का, सिखा दिया था। और उसके बाद मैंने आपको कई सारी डेफिनेशन और सिखाई थी। मैं सारी डेफिनेशन नहीं रिवाइज कराऊंगा, मैं दो ही डेफिनेशन रिवाइज कराऊंगा जो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी कल के क्लास की। एक तो स्मॉल एलएलपी की। पहले तो अपने को क्या क्लैरिटी लेनी है, नहीं मिली ऊपर भी, मैं देख के दूंगा, बैठो। तो स्मॉल एलएलपी की अगर अपने डेफिनेशन की बात करते हैं, किसके? स्मॉल एलएलपी के। स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन अपनी हो गई, किसकी हो गई? स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन अपनी हो गई। तो मैंने स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन में आपको क्या बताया? मैंने स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन में आपको क्या बताया? मैंने आपको बोला कि बेटा स्मॉल एलएलपी बनाने के दो केस होते हैं, एक केस 1 होता है और एक केस 2 होता है। केस 1 तो ये बोलता है कि दो कंडीशन है, आप दोनों की दोनों पूरी कर दो, हम आपको स्मॉल एलएलपी मान लेंगे। और केस 2 बोलता है कि जो भी कंडीशन गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब करी जाएंगी, अगर वो भी आपने पूरी कर दी तो भी हम आपकी एलएलपी को स्मॉल एलएलपी मान लेंगे। अब केस 1 में स्मॉल एलएलपी बनने की कितनी कंडीशन थी? दो थी। आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम होना चाहिए, प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर, करंट ईयर का नहीं, प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 40 लाख होना चाहिए। लॉ बोले दोनों कंडीशन पूरी होगी तो हम आपकी एलएलपी को स्मॉल एलएलपी मान लेंगे। अरे दीदी, चलो यहां तक क्लियर है। तो केस 1 क्या बोलता है कि अगर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम है और टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का 40 लाख या उससे कम है तो आपकी एलएलपी को क्या माना जाएगा? स्मॉल एलएलपी माना जाएगा। और केस 2 बोलता है अगर आप प्रिस्क्राइब कंडीशन पूरी कर दोगे तो भी स्मॉल एलएलपी मानेंगे। फिर मैंने कल एक कॉन्सेप्ट और समझाया फॉरेन कंपनी का। किसका? फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी बेटा वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होती है। फॉरेन कंपनी बेटा वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेटेड, फॉरेन एलएलपी वो एलएलपी होती है जो इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया होती है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होता है। और मैंने कल ही एक बात क्लियर बोल दी थी चीख चीख के कि अगर कोई एलएलपी का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो फॉरेन एलएलपी मानी नहीं जा सकती। ये बात मैंने आपको लिखवा भी दी थी जहां तक मुझे याद है। लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी? नहीं लिखवाई थी? चलो ठीक है। तो एक काम करो, यहां पे लिखो ये बात। कल शायद आपके पास शीट नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए नहीं लिखवाई मैंने। यहां ये बात लिखो जहां पे मैंने सर्कल किया है, यहां पर ये बात लिखो। आप लिखो, हिंदी में लिखाऊंगा। अगर किसी एलएलपी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, अगर किसी एलएलपी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, अगर किसी एलएलपी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, अगर किसी एलएलपी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, अगर किसी एलएलपी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो उस एलएलपी को फॉरेन एलएलपी नहीं माना जाएगा। तो उस एलएलपी को फॉरेन एलएलपी माना नहीं जाएगा। तो उस एलएलपी को फॉरेन एलएलपी माना नहीं जाएगा। तो उस एलएलपी को फॉरेन एलएलपी माना नहीं जाएगा। बोलो आ गया? यस सर आ गया। अब आ जाओ, आ गया जो। अब कल मैंने दो सेक्शन पढ़ाए थे आपको, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4।
पढ़ाए थे। सेक्शन 3 क्या बोलता था कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, और सेक्शन 4 बोलता था कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एलएलपी को अप्लाई नहीं होंगे। याद आया? दोनों लिखेंगे सेक्शन, दोनों सेक्शन लिखेंगे। और कहां लिखेंगे? इससे अगले पेज में, मतलब इसी पेज की टॉप मार्जिन पे। आप फाउंडेशन में भी जानते हैं हम ऐसे ही करते थे। मेरी जितनी बुक्स होती हैं उनमें सब में टॉप मार्जिन बहुत बड़ी होती है, टॉप मार्जिन पे मैं ज़्यादा जगह रखता हूँ और बॉटम मार्जिन पे भी। दोनों मार्जिन में मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखवाता हूँ, पेपर में बहुत हेल्प करती हैं, और नहीं भी हेल्प करती है तो भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों मार्जिन मेरी हैं, उस पर चांद सितारे ना बनाए। कई लोगों की बहुत खराब आदत होती है, खाली बैठे हैं, फूल बना दिया, चांद बना दिए, वो सब ना करें। टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन मेरी है, लेफ्ट और राइट मार्जिन भी मेरी है, पूरी किताब ही मेरी है। आपका आपकी किताब पे कोई अधिकार नहीं है जब तक मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। तो अनशन चीजें ना लिखें किताब पे, ना चांद तारे फूल पत्ती बनाएं, और अपना चेहरा बिल्कुल ना बनाए नोमान। समझ गए? हाँ, चलिए लिखेंगे टॉप मार्जिन पे एज पर सेक्शन 3, एज पर सेक्शन 3 फर्स्ट इंप्लाइड लगा लेना टॉप मार्जिन में। एज पर सेक्शन 3 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008, एज पर सेक्शन 3 of LLP Act 2008, comma, LLP is a body corporate. LLP is a body corporate. LLP is a body corporate which is treated as a person, separate from its members, which is treated as a person separate from its members in the eyes of law, which is treated as a person separate from its members, which is treated as a person separate from its members in the eyes of law, which is treated as a person separate from its members in the eyes of law। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 4, कॉमा, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, कॉमा, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, Provisions of Indian Partnership Act 1932, Provisions of Indian Partnership Act 1932, Provisions of Indian Partnership Act 1932 shall not apply to LLP, shall not apply to LLP, shall not apply to LLP। क्लियर है? अब दो एक्स्ट्रा बातें और सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ना चालू करेंगे। दो बातें और सिखाऊंगा, ये यहां तक तो कल सिखा दिया था, अब दो बातें और समझिए। सर एलएलपी एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने? 81 टू बी प्रिसाइज। कितने? एक्चुअल में पूछोगे तो 80 है, 80 मतलब नंबरिंग वाइज 1 से लेकर 81 है। लेकिन एलएलपी एक्ट को जब अमेंड किया गया था तो उसमें से सेक्शन 81 को डिलीट कर दिया गया था। तो आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछते हो तो एलएलपी में सेक्शन 1 से लेकर 80 तक ही है। बट एमसीक्यू अगर आ जाए बाय चांस कि बताओ एलएलपी एक्ट में कितने सेक्शन है, तो नंबर वाइज 81 ही है। 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल्स है। 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल्स है। और दूसरा ये याद रखना कि एलएलपी एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एलएलपी एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और ज्यादातर एक्ट्स में सब में यही रहता है, पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं, जम्मू में भी अप्लाई होते हैं। पहले हुआ करता था आर्टिकल 370 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का हटा, उससे पहले कई सारे ऐसे एक्ट होते थे जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे। बट आज के टाइम पे हर एक्ट में ये सेम लाइन होती है कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये दो बातें अपन इस एलएलपी एक्ट के लास्ट पेज पे लिखेंगे। एक डिफरेंसेस होंगे उस पेज पे, खत्म हो रहे होंगे, उसके बाद नीचे का पूरा पेज खाली पड़ा होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट क्यों सिखा रहा हूं? एमसीक्यू के लिए। किसके लिए? पूछ लेता है एमसीक्यू में इस तरह के सवाल आ जाते हैं, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। जैसे अभी तो मैं खैर एलएलपी एक्ट का बता रहा हूं, पर इस बार जो अटेम्प्ट हुआ ऐसा सही सिमिलर क्वेश्चन आया जनरल क्लॉजेज एक्ट पे। किस पे आया? तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक्ट की सीखेंगे कि इसमें कितने सेक्शंस है, ये कहां पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें कहां पूछी जा सकती है?
एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। आई बात समझ में? तो हेडिंग बनाएंगे डिफरेंसेस के नीचे सम अदर पॉइंट्स, और ये पॉइंट मैं आपको ऐड कराता जाऊंगा इसमें धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट्स। तो ऐसे नहीं कि पूरा फैला फैला के लिख दो, पूरी जगह में ये 2 पॉइंट भर दो। नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखो, 5-6 पॉइंट लिखने हैं इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सम अदर पॉइंट्स, उसमें बताओ फर्स्ट पॉइंट, LLP Act consists of 81 sections. LLP Act consists of 81 sections and 4 schedules. LLP Act consists of, आता हूं मैं, LLP Act consists of 81 sections and 4 schedules. मैं 1 मिनट में आया ना, आप लिखो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखाया, LLP कंसिस्ट ऑफ 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल। सेकंड पॉइंट और बनाओ, LLP एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। LLP एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। LLP एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। LLP Act is applicable to whole of India, including Jammu and Kashmir. LLP Act याद रखना होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। LLP Act याद रखना होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फटाफट बता दो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आओ आगे चलते हैं। अब सर अपन क्या करेंगे, सेक्शन 3 हो गया LLP एक्ट का, सेक्शन 4 हो गया LLP एक्ट का। LLP एक्ट की हमने क्या पढ़ ली? डेफिनेशंस पढ़ ली। अब इधर आओ, अब ये सब छोड़ रहे हैं अपन, छोड़ कुछ नहीं रहे, सब पढ़ना है भाई साहब। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले बेटा अपन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP। सब आपकी फाउंडेशन में पढ़ी हुई है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा। देखो पढ़ा हुआ है, और क्या होता है, मेन होता है कि इंटर में से क्वेश्चन भी नहीं आता है ना, पर बुक में तो है, तो बुक में है तो एक बार पढ़ना चाहिए।
तो अपन फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। बाय चांस अगर आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझ में आती है मुझे बोल देना, मैं उसमें और ज्यादा डिटेल समझा दूंगा, अदरवाइज मैं जल्दी जल्दी लूंगा। आप ऐसा मत बोल जाना, बुरा मत मान जाना कि सर ने जल्दी बढ़ा दिया, सर ये पढ़ा हुआ है आपका, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा कि जो हार्ड टॉपिक्स आने हैं इस चैप्टर में वहां टाइम लगाएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत हार्ड होने वाला है अभी, ये फाउंडेशन जितना इजी नहीं रहने वाला अभी चैप्टर। चलिए फटाफट बात करते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, हमने पढ़ाई है, हमने डेफिनेशन पढ़ी बॉडी कॉर्पोरेट की, उसमें एलएलपी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? इनफैक्ट बॉडी कॉर्पोरेट में आई दो लोग रहे थे, एक एलएलपी और एक कंपनी। तो पहला तो इजी सा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, पढ़ो। एज पर एलएलपी एक्ट 2008 एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सेकंड फीचर पता ही है अपने को, एलएलपी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। सेपरेट लीगल स्टेटस होने से क्या मतलब होता है बेटा? एलएलपी अलग है लॉ की आइज में और एलएलपी के पार्टनर्स अलग है। लॉ की आइज में एलएलपी को और एलएलपी के पार्टनर्स को अलग अलग लोग माना गया है। इससे फायदा क्या होता है? एलएलपी अगर कोई एक्ट करेगी तो उसके लिए पार्टनर लायबल नहीं होंगे। पार्टनर्स के खुद के राइट्स होते हैं, खुद की ऑब्लिगेशंस होती हैं। एलएलपी के खुद के राइट्स होते हैं, खुद की ऑब्लिगेशन होती हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एलएलपी, क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एलएलपी आर सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। क्या बोल रहा हूं? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एलएलपी आर सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। मतलब एक सिंपल सा, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं सेपरेट लीगल स्टेटस को समझने के लिए जब भी आपको मन में लगे यार ये यार इसका मतलब क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल अपने मन में बोलो कि अगर एलएलपी लोन लेगी और नहीं चुका पाएगी तो उसके लिए पार्टनर्स को लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि एलएलपी अलग है, पार्टनर्स अलग है। लोन अगर एलएलपी ने लिया है तो चुकाने की लायबिलिटी भी एलएलपी की है, ना कि पार्टनर्स की। बोलो आया? तो सिंपल सी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, रीड करेंगे। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग इट्स own rights and obligation. LLP is treated as a person separate from its partners in eyes of law. Again, LLP का perpetual succession. LLP का क्या है? Perpetual succession. Perpetual succession मतलब long term continuity. LLP लंबे समय तक चलेगी। आज LLP क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो आज मान लीजिए कि LLP में 3 पार्टनर है, चिराग है, मनन्ने है और विकसित है। LLP में 3 पार्टनर, मैं कहता हूं तीनों की डेथ हो गई, तीनों की, या तीनों अनसाउंड माइंड हो गए, या तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, या तीनों ने एलएलपी से रिजाइन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी जब तक आप वाइंड अप नहीं करते हो वो कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी। एलएलपी की लाइफ अपने पार्टनर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती है। पार्टनर्स की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, पार्टनर अनसाउंड माइंड के हो जाए या कुछ और दिक्कत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ क्या बोलता है? पार्टनर्स में कम एंड गो बटा एलएलपी गोज ऑन फॉर एवर। एलएलपी तभी खत्म होगी जब आप एलएलपी को वाइंड अप कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? एलएलपी तभी खत्म होगी जब आप एलएलपी को वाइंड अप कर देंगे, उससे पहले एलएलपी खत्म नहीं हो। बोलिए आया? चलिए, तो इसमें एलएलपी में पहले 2 पॉइंट पढ़ेंगे। एलएलपी कैन कंटिन्यू इन इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। एलएलपी कंटिन्यू रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स does not affect existence of LLP. ब्रैकेट में एक लाइन लिख लो, पार्टनर्स में कम एंड गो, पार्टनर्स में कम एंड गो बटा LLP गोज ऑन फॉर एवर। पार्टनर्स में कम एंड गो बटा LLP गोज ऑन फॉर एवर। पार्टनर्स में कम एंड गो बटा LLP गोज ऑन फॉर एवर। देखो याद रखना, पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर्स में कम एंड गो बटा एलएलपी गोज ऑन फॉर एवर। फिर बोल रहा हूं मैं, पार्टनर्स आते जाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती ही रहेगी। बताओ बात समझ में आती है कि नहीं आती? पार्टनर्स में कम एंड गो बटा एलएलपी गोज ऑन फॉर एवर। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। वेरी गुड है। अगला पॉइंट सर देखो, एक एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आज अगर आपने एलएलपी के बिहाफ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाया या एलएलपी के बिहाफ पे कोई अग्रीमेंट बनाया, तो अगर आपने एलएलपी के बिहाफ पे कोई डॉक्यूमेंट या अग्रीमेंट बनाया तो एलएलपी तो उस डॉक्यूमेंट या अग्रीमेंट को साइन कर पाएगी नहीं। एलएलपी तो उस डॉक्यूमेंट या अग्रीमेंट को साइन कर पाएगी नहीं। तो क्योंकि एलएलपी उस डॉक्यूमेंट या अग्रीमेंट को नहीं साइन कर सकती है,
तो एलएलपी की कॉमन सील बना ली जाती है। क्या बना ली जाती है? मतलब एक एलएलपी के नाम की सील बना ली जाती है। सील होती है ना, नॉर्मल ठप्पा जो होता है, वो सील बना ली जाती है और वो सील एलएलपी के ऑफिशियल सिग्नेचर का काम करती है। तो जब भी एलएलपी के भी आप पे कोई डॉक्यूमेंट बनेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कोई एग्रीमेंट बनेगा, तो उस अग्रीमेंट के ऊपर वो सील अफिक्स कर दी जाती है। बोलो आया? लेकिन याद रखना, कॉमन सील ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है आज की तारीख में। आज अगर एलएलपी के बिहाफ पे कोई डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट बनता है और कॉमन सील नहीं भी है, तो एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं वो साइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट को, उसी से काम चला जाता है। तो आज अपने को ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमन सील होना मैंडेटरी है। पहले हुआ करता था, अभी नहीं है। एलएलपी को कॉमन सील चाहिए बनाए, नहीं चाहिए ना बनाए, कॉमन सील होगी तो कॉमन सील लग जाएगी, नहीं होगी तो अग्रीमेंट कौन साइन कर देगा? पार्टनर साइन कर देंगे, खत्म। तो कॉमन सील क्या लिखा हुआ है? कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ एलएलपी। एलएलपी में हैव अ कॉमन सील इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन। चाहिए तो बना ले। एलएलपी में हैव अ कॉमन सील इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन। आगे लिखा है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलएलपी, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील। बोलो आया? मैंडेटरी नहीं होता है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर बच्चे पूछते हैं, अरे एलएलपी को तो कॉमन सील ही नहीं है, डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट कौन साइन करेगा? अरे यार क्या हो गया, नहीं है तो कॉमन सील? क्या हो गया, नहीं है तो कॉमन सील? अगर एलएलपी की कॉमन सील नहीं होगी तो अग्रीमेंट जो भी बना है वो एलएलपी के पार्टनर साइन कर देंगे। वो तो नहीं मर गए ना, वो तो जिंदा है, वो कर देंगे। क्या हो गया? बोलो आया? तो एलएलपी का पहला फीचर क्या है? एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी का सेपरेट लीगल स्टेटस है, एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मेन फीचर्स आने चालू होते हैं। जैसे एलएलपी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है, सर एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। अभी नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है? नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है? सर नॉर्मल पार्टनरशिप में ही होता है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं। नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है? सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं। नॉर्मल पार्टनरशिप में यही होता है। नॉर्मल पार्टनरशिप में यही होता है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं। मैं आपका एजेंट हूं, आप मेरे एजेंट हैं, आप मेरे पे केस। आज क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, तो मैं अगर कोई ट्रांजैक्शन करता हूं एज अ पार्टनर, तो उसके लिए दूसरे पार्टनर्स लायबल होते हैं, और दूसरे पार्टनर्स अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए मैं लायबल रहता हूं। अब एलएलपी का मेन फीचर यही है कि एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट होते हैं। तो आज मान लीजिए मैं एलएलपी में पार्टनर हूं और एलएलपी का बिजनेस कैरी आउट करने के लिए मैंने कोई लोन ले लिया, तो उस लोन के लिए बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं माने जाएंगे, एलएलपी लायबल मानी जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे? एलएलपी में पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, एक पार्टनर की एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर लायबल भी नहीं होते, एलएलपी में पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट माने जाते हैं। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन एलएलपी ने किया है तो उसके लिए लायबल भी एलएलपी रहेगी, ना कि दूसरे पार्टनर्स रहेंगे। बोलो आया? बोलेंगे इन केस ऑफ एलएलपी देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, partners are not considered as agents of each other, one partner shall not be liable for the acts of other partners, partners are the agents of LLP। क्लियर है? पढ़ेंगे। पहले तो क्या याद रखेंगे? पार्टनर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एजेंट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। क्या लिखा हुआ है आगे? आगे क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स इन एलएलपी विल बी द एजेंट्स ऑफ एलएलपी अलोन। वो सिर्फ एलएलपी के एजेंट है। नो वन पार्टनर, बोले एक पार्टनर दूसरों को लायबल नहीं कर सकता। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर्स बाय हिज एक्ट, मतलब एक पार्टनर अपनी एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को लायबल नहीं बना सकता। बोलो आया? नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता था बताओ? नॉर्मल पार्टनरशिप में, एलएलपी में नहीं, नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एजेंट होते हैं, एंड वन पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। दिस इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते थे? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड
म्यूचुअल एजेंसी, लेकिन ये म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी में नहीं है। बोलिए आया कि नहीं आया? लिखेंगे इस बारे पूरे पार्ट को, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट फटाफट। बेटे एक बार मेरा फोन पकड़ाना चिराग। चले बेटा आगे, जल्दी से लिखो। हो गया? हो गया क्या? जल्दी बोलो, हुआ? चलो अब सर एक एलएलपी का अगला फीचर देखना। अगला फीचर देखना, दिख रहा है बोर्ड पे ये अगला फीचर आपको? ये वाला फीचर दिख रहा है बेटा आपको? ये वाला फीचर देखना। अब ये फीचर मैंने कल भी समझाया था, बट आज थोड़ा डिटेल में समझना है। सर एलएलपी में क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स मिलकर एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, सभी पार्टनर्स मिलकर एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाते हैं। एलएलपी में सभी पार्टनर्स मिलकर एक एलएलपी अग्रीमेंट बनाते हैं। इस एलएलपी अग्रीमेंट का रूल क्या होता है? सर इस एलएलपी एग्रीमेंट का रूल ये है कि एलएलपी एक्ट, कल याद करो अभी पढ़ा था, एलएलपी एक्ट हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एलएलपी एक्ट हमें फ्रीडम देता है। एलएलपी एक्ट हमें कल नहीं पढ़ा था अपन ने, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था डे बिफोर। जो लोग नहीं भी आए थे वो भी समझ लो, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी, जो लोग कल से ज्वाइन किए। सर एलएलपी एक्ट क्या है ना, हमें इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमें इस बात की फ्रीडम देता है। एलएलपी एक्ट हमें किस बात की फ्लेक्सिबिलिटी या फ्रीडम देता है बेटा? एलएलपी एक्ट बेटा हमें इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इस बात की फ्रीडम देता है कि एलएलपी एक्ट बोल रहा है कि देखो हम कुछ नहीं बोल रहे। एलएलपी एक्ट पार्टनर्स को बोल रहा है कि हम तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे, तुम अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज खुद डिसाइड कर लो। एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाओ, बोले तुम्हें फ्रीडम है, तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी है अपनी राइट एंड ड्यूटीज डिसाइड करने की। तुम आपस में एक दूसरे के प्रति क्या राइट एंड ड्यूटीज रखना चाहते हो देख लो। एक पार्टनर एलएलपी के प्रति क्या राइट एंड ड्यूटी रखना चाहता है वो भी देख लो। मतलब पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी और पार्टनर की राइट एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स एलएलपी क्या रहेंगी। बोले वो आप एलएलपी एग्रीमेंट बनाकर खुद से डिसाइड कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हां मान लीजिए आपने एलएलपी एग्रीमेंट बनाया लेकिन उसके थ्रू राइट एंड ड्यूटीज नहीं डिसाइड करी। मान लीजिए आपने एलएलपी एग्रीमेंट तो बनाया, देखो एग्रीमेंट तो बनेगा ही, उसी से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये सब डिसाइड होता है, तो एलएलपी एग्रीमेंट तो बनेगा ही। पर मान लो आपने एलएलपी एग्रीमेंट के जरिए राइट एंड ड्यूटीज डिसाइड नहीं करी, तो फिर सर एलएलपी एक्ट 2008 में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 1। जैसा कि मैंने आज आपको लिखा है एलएलपी एक्ट में टोटल कितने शेड्यूल है? 4। उसमें से जो शेड्यूल 1 है उसमें जो राइट एंड ड्यूटीज गिवन है वो अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन वो तब अप्लाई हो जाएंगी जब आपने एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू अपनी राइट एंड ड्यूटीज को डिसाइड नहीं किया। तो पढ़ो क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विद इन अ एलएलपी आर गवर्न्ड बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? द एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्टनर्स। फ्लेक्सिबिलिटी माने फ्रीडम, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनर्स टू मेक द अग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। बोले तुम्हारे को फ्रीडम है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तुम बनाओ ना अपने हिसाब से अग्रीमेंट। एलएलपी एक थोड़ी बोल रहा है ऐसे बना लो अग्रीमेंट या वैसे बना लो, बोले तुम्हें जैसे चाहिए वैसे बना लो अग्रीमेंट। लेकिन फिर बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, बोले अगर तुमने अग्रीमेंट नहीं बनाया तो क्या होगा? बोले द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी शैल बी गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी गवर्न्ड बाय
प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट। बोले फिर एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगी। तुमने अग्रीमेंट नहीं बनाया तो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। और एलएलपी एक्ट में ये बात कहां लिखी हुई है? शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। क्लियर है? चलो जल्दी से इस पॉइंट की हाईलाइटिंग करो। फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड का मतलब लिखो फ्रीडम, और यहां पे ब्रैकेट में लिखो शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। जल्दी से करो। और हाइलाइटर ले लो बेटा, आप लोगों ने अभी तक कईयों ने लिया नहीं, आपकी शीट नहीं है, आपको भी नहीं मिली, कल नहीं आए थे, ऑनलाइन में थे क्या? अच्छा ज्वाइन ही आज से किया हो क्या? 2 दिन का दे, बता दो। घूमने गए थे, कहां घुमाए? ये घूमना होता है चलो ठीक है, गुड। कुंभ नहीं जा रहे क्या आप? जाओ यार, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट चले गए ऊपर वाले बैच में। बीकॉम के एग्जाम तो 3/29 से है। ठीक है चलो बढ़िया है। मैंने तो अपने लिए बॉटल में पानी मंगा लिया, उसी में डुबकी लगा लूंगा मैं तो हाँ अरे हाँ, इतने पाप किए, तू ये कहना चाह रहा है? कैसा है यार ये। चलो यहां तक क्लियर है? सबने किया हाईलाइटिंग? बढ़ूं आगे? हाँ बेटा। नहीं नहीं, सारी उसी से डिसाइड होती हैं, वो तो एक लिखने का तरीका है। ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज विल बी डिसाइडेड बाय दैट ओनली। चलो आगे, चलो सर आगे चलो, आगे चलो सर, आगे चलो, आगे चलो, बड़े चलो। हाँ हाँ हाँ, अरे ये तो कल ही बता दिया। नहीं, कल से पहले वाली क्लास में बताया था, बट कल भी बताया था। सर एलएलपी में क्या होता है? पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पर नाम ही क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो अब लिमिटेड होती है वो ठीक है, कितने अमाउंट तक लिमिटेड होती है? तो सर जब एलएलपी बनती है तो पार्टनर्स पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि कौन पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। तो हर पार्टनर की लायबिलिटी उतने अमाउंट तक लिमिटेड रहती है, हर पार्टनर की लायबिलिटी उतने अमाउंट तक लिमिटेड रहती है जितने अमाउंट का उसने बोला था कि मैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन करूंगा। तो क्या लिखा है, पढ़ो। द लायबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी विल बी लिमिटेड टू हिज अग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। और सबसे मेन बात याद रखने वाली यही है, द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी ने जो काम किया है उसके टुवर्ड्स, मतलब जैसे एलएलपी ने लोन लिया, नहीं चुका पा रही, तो गवर्नमेंट सोचेगी मेरे से ले लेगी, नहीं ले सकती, मेरी पर्सनल लायबिलिटी कुछ नहीं है। लायबिलिटी किसकी है? एलएलपी की है। एलएलपी ने नहीं चुकाया, भाड़ में जाए, मैं पर्सनली लायबल नहीं हूं। यही तो एलएलपी को बनाने का सबसे मेन फायदा है बेटा। बोलो आया नहीं आया? तो लिखो सेकंड वाला पॉइंट, द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आर नॉट पर्सनली लायबल। मैं डिक्टेट करा दे रहा हूं, लिखो। द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एलएलपी। द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आर नॉट पर्सनली लायबल for the acts of LLP. The partners of LLP are not personally liable for the acts of LLP. Clear है क्या? LLP के जो पार्टनर्स हैं वो LLP की किसी भी एक्ट के लिए पर्सनली लायबल माने नहीं जाएंगे। फिर बोल रहा हूं, LLP के जो पार्टनर्स हैं वो LLP की किसी भी एक्ट के लिए पर्सनली लायबल माने नहीं जाएंगे। क्या लिखा है? The partners in the LLP are not entitled to, अच्छा सॉरी, वो ऊपर पढ़ लिया अपन ने पॉइंट, ये तो अगला पॉइंट आ गया। यहां तक क्लियर है क्या? अब अगला पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सिंपल सा पॉइंट है सर, एलएलपी के हर पार्टनर को एलएलपी के डे टू डे बिजनेस में, एलएलपी के बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। आज मान लीजिए 3 जनों ने एलएलपी बनाई, विकसित ने और मनन्ने ने और चिराग ने। अब ये मनन्ने और विकसित मिलकर बदमाशी कर रहे हैं, चिराग को बोल रहे हैं तेरे को ऑफिस नहीं आने देंगे, तेरे को बिजनेस मैनेज नहीं करने देंगे। लॉने का ये गलत है। एलएलपी के हर पार्टनर के पास एलएलपी के बिजनेस को मैनेज करने का राइट है। बोलो आया? तो क्या लिखा है, पढ़ो। द पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड होना माने राइट होना। तो द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लीगल कंप्लायंसेस करने की जिम्मेदारी सभी पार्टनर्स की नहीं होती है। एलएलपी पे जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस लगते हैं उनको कंप्लायंस करवाने की जिम्मेदारी डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है। और अब की बार इस पे हमें बहुत बड़ा सेक्शन पढ़ना है जो हमने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था। पूरा एक सेक्शन पढ़ाऊंगा कि कैसे ये बोला जा रहा है
कि लीगल कंप्लायंसेस करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर। मैनेज सब करेंगे बिजनेस, पर जहां कानून से कंप्लायंस होगा वहां पे आगे किसको कर देंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर को। ले तू जा, हम नहीं करेंगे। बोलो आया? तो पूरे बिजनेस को मैनेज करने की जिम्मेदारी सबकी, लेकिन लीगल कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। बोलो आया? अरे आया क्या? आगे चलते हैं। अगला क्या पॉइंट है? एलएलपी में मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? तो याद रखना, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। हर एलएलपी में मिनिमम टू मिनिमम 2 पार्टनर्स होना जरूरी है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, ये ध्यान रखना, और एलएलपी में मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, और एलएलपी में याद रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है? क्लियर है क्या? अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए पॉइंट। और अगेन, अब ये वाला पॉइंट जो है या आगे भी लिखा आएगा, लेकिन एक बार यहां भी सीख लो। सर जैसे आज कंपनी अपने बनाते हैं, अपने सबने पढ़ा है फाउंडेशन में कि कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए भी बन सकती है, बनती है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। पर एलएलपी अगर आप बना रहे हो तो एलएलपी प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से ही बनती है। एलएलपी को चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया नहीं जा सकता। तो एक और लास्ट बात आज की सीखते हैं। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग एलएलपी इज कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। Thus LLP cannot be formed for charitable purpose or non-profit purposes। याद रखना, LLP को आप नहीं बना सकते हो। LLP cannot be formed, किस पर्पस के लिए नहीं बना सकते? LLP cannot be formed, LLP नहीं बनाई जा सकती for charitable purpose। याद रखोगे क्या बात? वेरी गुड। तो LLP के कितने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हमने आज? 10। रिमेनिंग जो भी कैरेक्टरिस्टिक बच गए हैं, टोटल 15 हैं, तो 5 पॉइंट अभी अपने और बच गए हैं, तो वो कल हम आके डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम सेक्शन से कंटिन्यू करेंगे 5, 6, 7, 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेक्शन 2 हमने पढ़ लिया है जिसमें डेफिनेशंस थी। सेक्शन 3 हमने पढ़ लिया है जिसमें से इतना लिखा हुआ था कि जो एलएलपी एक्ट है वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा। फिर सेक्शन 4 हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी को अप्लाई नहीं हो। और कल अपन फीचर्स खत्म करके कौन से सेक्शन से कहानी चालू करेंगे? 5। और ऑलमोस्ट 81 तक बीच में कुछ कुछ सेक्शन छोड़ के हमें सारे पढ़ने हैं। अब फर्क समझो कि भाई हमने फाउंडेशन में तो सेक्शन 16 पढ़ा था लास्ट, और वो भी 16 में भी क्या था? 17 पढ़ा था क्या? 17 तक पढ़ लिया था, 17 पढ़ा था अपन ने लास्ट। और वो भी 17 पढ़ा था, तो ऐसे नहीं कि 17 तक सारे पढ़े थे, 17 तक सारे थोड़ी पढ़े थे, कुछ पढ़े थे कुछ नहीं पढ़े थे। और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला सेक्शन है मेन, सेक्शन 7, उसकी सिर्फ 4 लाइनें पढ़ी थी अपन ने, पूरा सेक्शन हमने पढ़ा ही नहीं। अब आएगा पूरा सेक्शन तो सिलेबस में। क्लियर है? तो ये सारा पार्ट अब अपन कल से स्टार्ट कर देंगे। कल से अब आप छुट्टी नहीं ले सकते। देखो एलएलपी एक शुरुआत में स्टार्ट ही मैं इसलिए करता था, रीजन ही ये था कि भाई 3 दिन तक बच्चे ज्वाइन करते रहते हैं, लेट भी आते हैं, और भी आएंगे वैसे तो अभी चलती रहेंगी ज्वाइनिंग, मुझे पता है। तो एलएलपी कोई बीच में भी आए तो उसे दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपका एटलीस्ट बेसिक्स उसका पढ़ा हुआ रहता है। समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना लास्ट 3 डेज में जो मैंने पढ़ा है वो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था, बट कल से ऐसे पार्ट चालू हो जाएंगे। ठीक है?